लोकस। वैसे लोकस का प्रॉपरली मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? कभी इससे पहले वर्ड सुना होगा लोकस? तो ये मैं जब क्वेश्चंस कर रहा था उस टाइम पे लोकस था। तो उसके बाद जब मैं स्कूल में गया था तो टीचर से पूछा था लोकस का मतलब। तो वो बता रही थी एक ट्रैजेक्टरी होती है, एक पाथ होती है जिसको फॉलो करती है स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ बोल रहा था। स्ट्रेट लाइन ही बेटा। देखो क्या होता है ना कि हम बोलते हैं लोकस क्या होता है, किसी एक वेरिएबल पॉइंट का पाथ होता है। सपोज देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ले लिया, ठीक है, दिस पॉइंट इज ए, सपोज इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1, और एक दूसरा फिक्स पॉइंट ले लिया, दिस इज p, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस ए पॉइंट से पास होने वाली इन्फिनिटली मेनी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल होंगे, इतनी बात तो सबको समझ में आ रही होगी। तो इस ए पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी लाइन है मैंने सारी ड्रॉ कर दी सपोज। वैसे ड्रॉ नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, इन्फिनिटली मेनी लाइंस होंगी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे लोकस निकालना है किसका, मतलब जब हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इन सभी लाइंस में, तो जो फुट बनेगा उस फुट का पाथ जो होगा वो पाथ क्या होगा, लोकस क्या होगा। देखो ये मैंने एक फुट देखा तो एक पॉइंट ये मुझे मिल गया, फिर जैसे मैंने फिर से परपेंडिकुलर डाला दूसरी लाइन के ऊपर, तो ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, फिर मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया, फिर मैंने बी पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो बेटा मुझे ये मिल चुका है। तो जो एक जहां जहां पे फुट पड़ रहे हैं ना परपेंडिकुलर के, उन पॉइंट्स का अगर मैं लोकस देखूं तो कुछ लोकस मुझे इस तरीके का मिल रहा है। लोकस का मतलब पाथ, ये पाथ मुझे कुछ इस तरीके का मिल रहा है। तो मैंने देखो स्ट्रेट लाइन की बात नहीं की, मैंने बात किसकी की, पाथ की। और सर्टेन कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल स्ट्रेट लाइन का लिया बिकॉज हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम सर्कल में भी एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो लोकस वैसे होता क्या है, कुछ आइडिया आपको मिला कि कुछ सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, कुछ सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कोई एक वेरिएबल पॉइंट मूव कर रहा है। कौन सा वेरिएबल पॉइंट, जैसे यहाँ पे था फिर उसके बाद मूव करके यहाँ पहुंच गया फिर यहाँ पहुंच गया, तो ये वेरिएबल पॉइंट मूव कर रहा है ना, जिस पाथ पे मूव कर रहा है, दिस पाथ इज कॉल्ड लोकस। ठीक है, किसका लोकस, इस वेरिएबल पॉइंट का लोकस। बट बेटा बात सबको समझ में आई, क्या कहना चाहा मैंने, बताना। हम्म, जस्ट यस सर। वेरी गुड। तो लोकस का मतलब क्या हुआ बेटा, लोकस का मतलब हुआ लोकस इज सॉरी लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट कहने का मतलब जो मूव कर रहा है, ठीक है, इज द कर्व, is the curve over which the point moves, the point moves, the point moves while satisfying some certain conditions बोल सकते हो और constants बोल सकते हो, ठीक है ना। while uh, the point moves while satisfying satisfying some conditions, some conditions, or you may say constants। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लोकस कैसे निकालते हैं, तो इसका एक प्रोसेस डिफाइन करते हैं अपन, ठीक है। सर लोकस मीन मतलब लोकेशन फाइंड करने में। लोकस का मतलब वो बेटा जो एक ऐसा पाथ जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ने लिया है, जो कि कैसा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है। तुम देखो अगर ये जो मैंने व्हाइट कलर से डॉट बनाए हुए, बिग डॉट बनाए हुए, ये पॉइंट की अलग अलग लोकेशन है। वो चला इस कर्व के अलोंग फिर यहाँ पहुंच गया, फिर चला इस कर्व के अलोंग फिर यहाँ पहुंच गया, फिर मूव करता चले जा रहा है, फिर यहाँ पहुंचा यहाँ पहुंचा यहाँ पहुंचा। समझ में आ रही है बात कुछ? तो ये जो यस सर। ये वाला पॉइंट है बेटा, ये अपने पास वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। ये वेरिएबल पॉइंट मूव कर रहा है, किस कर्व पे मूव कर रहा है, जो ये पिंक कलर की कर्व मैंने रिप्रेजेंट किया, जो पिंक कलर की कर्व रिप्रेजेंट की, ये क्या है, वेरिएबल पॉइंट। सपोज मैंने पी मान लिया, तो जो पिंक कलर की कर्व है ना, ये है क्या, दिस इज लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट, राइट बेटा।
तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा जब तुम एग्जाम्पल देखोगे, बट इतनी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो पता चलनी चाहिए। ये आई थिंक सबको समझ में आ रही है ना। तो हम इसका प्रोसेस डिफाइन करते हैं कि लोकस निकालते कैसे। बट फॉर द प्रोसेस आई टेक सम एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से स्टेप्स अपने को फॉलो करने हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर टू फाइंड लोकस। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस, हाँ, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा साथ साथ, फिर जाके प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना उसी तरीके से मान लेते हैं। हमने बोला लेट सॉरी फाइंड द लोकस, find the locus of foot of perpendicular, foot of perpendicular, ठीक है, on, sorry, from the point, you may take that is b x2 comma y2, जो लिखा है ना ऊपर फिगर में बनाया उसी तरीके से मैं क्वेश्चन भी लिखता हूं, ठीक है। to the line या in the line passes through point capital A whose location is suppose x1 comma y1. I mean, we have to find the locus of foot of perpendicular from some fixed point B, which is x2, y2, in the line which are passing through the point capital. ठीक है ना? In the lines, you may say कि infinitely many possible lines हो सकती है एक पॉइंट से पास करने वाली, तो जैसे मैंने ऊपर फिगर बनाया, तो मुझे वो लोकस फाइंड आउट करना, वो बन क्या रहा है, राइट। जो फिगर बनाया मैंने बहुत सर्टेन मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन के थ्रू बनाया हुआ है, वो रेस्ट्रिक्शन या वो कंस्ट्रेंट भी हमें ढूंढने होंगे, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन ये दिया हुआ है कि आपको दो तो फिक्स पॉइंट दे दिए, एक तो कंडीशन ये हो गई, और एक कंडीशन ये दे दी कि वो जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी लाइंस इस फिक्स पॉइंट कैपिटल ए से पास हो रही हैं, और अगली कंडीशन क्या होगी कि बी पॉइंट से हम लोग फुट डाल रहे हैं बेटा, ठीक है ना, और उस फुट का हमें मतलब परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, उस परपेंडिकुलर के फुट का हमें लोकस निकालना, तो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ये कहानी पता चल, राइट। अब देखो प्रोसेस क्या करेंगे, तो अब मैं चल रहा हूं इसके सॉल्यूशन को भी लिख रहा हूं और स्टेप वाइज लिख रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले स्टेप वन में क्या करना होगा, स्टेप वन में बेटा पहले पॉइंट एज्यूम कर लो जिसका लोकस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। एज्यूम the point, locus of which to be find, locus of which to be found as h comma k, हमेशा h comma k मान लेंगे, ठीक है, ये आपने एज्यूम कर लिया, राइट। तो पहला काम तो ये। दूसरा काम बेटा पैरामीटर इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था ना इसमें मैंने जहां पे जैसे ये वेरिएबल पॉइंट लिया p, इस वेरिएबल पॉइंट p को क्या मान लिया, h कॉमा k मान लिया। पहला काम तो ये कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ स्टेप टू पे। स्टेप टू पे क्या करना है कि पैरामीटर ना इंट्रोड्यूस करो। पैरामीटर इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, जो भी लाइन है ना वो तो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, तो तुम्हें पता है फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, तो पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म हम यूज कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, या उसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसी फॉर्म यूज करो जिसमें कम से कम पैरामीटर्स डिफाइंड हो रहे हैं। अगर मैं टू पॉइंट फॉर्मूला यूज करता हूं, सोचना क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, है ना। तो उसमें y2 और x2 दो, मतलब अपने पास फिक्स पॉइंट नहीं है, हमारे पास फिक्स पॉइंट कौन सा है जिससे लाइन पास कर रही है, सिर्फ x1 y1 है, तो दो डिफरेंट वेरिएबल मिल जा रहे हैं, कौन कौन से, एक तो x2 मिल जा रहा है, एक y2 मिल जा रहा है, तो दो पैरामीटर हो रहे हैं। तो उससे अच्छा तो क्या है कि आप कम से कम पैरामीटर यूज करें, तो हम सबसे बढ़िया क्या करें, इस लाइन को मान लेते हैं, इसको y माइनस वाई वन
इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, जो गिवन कंडीशन थी। तो इसमें सिर्फ कितने पैरामीटर है? सिर्फ एक पैरामीटर है, कौन सा? r। ठीक है बेटा, तो एक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक पैरामीटर जो कि कम एक हो या दो हो, कम से कम पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना है गिवन कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए। ठीक है, दिस इज पैरामीटर फॉर दैट। ठीक है, तो मैंने क्या स्टेप 2 पे लिख लेते हैं इसको लैंग्वेज वाइज, क्या लिखे हैं? हाँ, इंट्रोड्यूस पैरामीटर्स, और यू मे से वेरिएबल्स, ठीक है, corresponding to variability, in the question, you may say variability in the question। मैंने लिखा, मैंने देखा इस लाइन को, the lines passes through the point a x1, y1। तो वेरिएबिलिटी इस लाइन की किसके ऊपर डिपेंड करेगी? स्लोप के ऊपर ही डिपेंड करेगी। तो उस वेरिएबिलिटी को देखते हुए मैंने एक पैरामीटर रिप्रेजेंट कर दिया, कौन सा? m। बच्चों मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना बताना, बोलो भाई, ये बात क्लियर हुई? यस सर। वेरी गुड। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तो मैंने इक्वेशन भी रिप्रेजेंट कर दी। ये कौन सी इक्वेशन होगी? दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, थ्रू द पॉइंट कैपिटल ए। ठीक है, जो कि है x1, y1। ये आपका आ गया स्टेप 2। अब अपन चलते हैं स्टेप 3 पे। तो स्टेप 3 पे करना क्या है अपने को, थोड़ा गौर से देखना। ठीक है, स्टेप 3। अब बेटा जो कांस्टेंट हमने यूज किया ना, उस कांस्टेंट को रिमूव करना है। मतलब जो पैरामीटर हमने यूज किया, उस पैरामीटर को रिमूव करो, एलिमिनेट करो। किसको यूज करते हुए? जो गिवन कंडीशन दी हुई उनको यूज करते हुए। देखो कैसे एलिमिनेट करेंगे वो भी दिखाऊंगा, बट पहले लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ एलिमिनेट the parameter using given condition or constant। ठीक है ना, कांस्टेंट या गिवन कंडीशन के थ्रू पैरामीटर को रिमूव करना है। फिर से आ जाओ फिगर के ऊपर, जरा देखो पैरामीटर क्या है? m है बेटा, और कांस्टेंट क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट ये दिया हुआ है कि भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करनी है, किससे? फ्रॉम फिक्स पॉइंट b x2, y2। ठीक है, तो b x2, y2 से पॉइंट यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट है। मैं जस्ट इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मतलब दिखा रहा हूँ तुम्हें कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये रेड कलर से दिखा दिया। ठीक है, ये लाइन थी मेरे पास। ठीक है, इस लाइन की बात मैं कर रहा हूं जो कि ए पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? -1 होगा कि नहीं होगा? तो हम वो वाला काम कर लेते हैं बच्चों। देखो क्या आ गया अपने पास, द स्लोप ऑफ द लाइन, जो लाइन जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, this into slope of that perpendicular को भी कुछ मान लो। सपोज इससे मैंने B पॉइंट लिया, इसे मैंने C ले लिया, तो स्लोप ऑफ BC डियर वैल्यू इज इक्वल टू -1। अब जरा चेक करो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसे। देखो स्लोप ऑफ लाइन L तो m है, इनटू स्लोप ऑफ BC लाइन कितना आ रहा है मेरे पास? वो आ रहा है बेटा k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2। तो वो मैंने रख दिया है यहाँ पे। क्या आ गया? k माइनस y2 दिस अपॉन h माइनस x2, ये रख लिया, एंड दिस इज इक्वल टू -1। अब तुम जरा सबसे पहली वाली इक्वेशन को भी देखो, पिछले वाले पेज पे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इस फर्स्ट इक्वेशन से m की वैल्यू क्या आ रही है? y माइनस y1। अच्छा, जब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी है, थोड़ा सा गौर से देखना। ठीक है ना,
ये फर्स्ट इक्वेशन में एच के पॉइंट भी तो लाई कर रहा है ना, ये तो इस लाइन की इक्वेशन है जो रेड कलर की लाइन बनाई है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही सबको बात? उसमें ये वाला पॉइंट भी लाई कर रहा है, कौन सा, जो ये वेरिएबल पॉइंट है, हाँ या ना बताना मुझे, लाई कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बताओ भाई। यस सर। ठीक है, तो मैंने बोला दैट पॉइंट P अगेन, that point P which is H comma K lies on first equation, फर्स्ट इक्वेशन में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, k माइनस वाई वन दिस इज इक्वल टू m टाइम्स h माइनस एक्स वन। तो यहां से मुझे कंडीशन क्या मिल गई, m की वैल्यू मिल गई k माइनस वाई वन अपॉन दिस इज h माइनस एक्स वन। ठीक है, ये इक्वेशन मिल चुकी है। अब इस इक्वेशन में को मैं सेकंड में यूज कर लेता हूं, यूजिंग इन सेकंड, इन सेकंड। जब मैं सेकंड में यूज करूंगा तो m पैरामीटर एलिमिनेट करना था, वही तो कर रहा हूं, m की वैल्यू निकाल के इस सेकंड इक्वेशन में रख दी, एलिमिनेट हो गया पॉइंट। क्या आ गया वैल्यू, वैल्यू आ चुका है k माइनस वाई वन दिस अपॉन h माइनस एक्स वन एंड दिस इंटू k माइनस वाई टू दिस डिवाइडेड बाई h माइनस एक्स टू, right बच्चों, and this value is equal to minus 1, and along with this we get the equation, this is k minus y1 this into k minus y2 and this is equal to minus h minus x1 this into h minus x2। अब तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गया करना क्या होता है, बस पैरामीटर हटाना होता है। तो क्या आ गया, h माइनस एक्स वन इंटू एच माइनस एक्स टू दिस इज इक्वल टू, सॉरी दिस प्लस k माइनस वाई वन इंटू k माइनस वाई टू, k माइनस वाई टू दिस इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन मेरे पास बन गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन में स्टेप 4 में क्या करो, h और k की जगह पे बेटा पुट कर दो x और y, मतलब मैं लिख लेता हूं स्टेप नंबर 4 जो इक्वेशन निकाले। तो स्टेप नंबर 4 में हम ये काम कर रहे हैं, हमने क्या किया, इन एलिमिनेटर, ठीक है, इन एलिमिनेटर या एलिमिनेंट लिख लेते हैं। ठीक है, इन एलिमिनेंट, जो एलिमिनेट हो के वैल्यू आई, मतलब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना, ये क्या है, एलिमिनेंट है। इस एलिमिनेंट में रिप्लेस h comma k by xy, then we get locus of point p h comma k। देखो बेटा, अगर आपने रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन दिस इंटू x माइनस एक्स टू एंड दिस इज दिस प्लस y माइनस वाई वन this into y minus y2 and that is equal to 0। अब मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करके भी लिखूं तो मुझे कुछ इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, दैट इज एक्स स्क्वायर दूसरे वाले से वाई स्क्वायर माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू दिस इंटू एक्स माइनस वाई वन प्लस वाई टू दिस इंटू वाई एंड दिस प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो ये इक्वेशन किसकी होती है, तुम बता सकते हो बेटा, किसी को याद है? वैसे मैंने तो बताया नहीं तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने अगर पढ़ा है कोनिक सेक्शन तो तुम्हें कुछ याद होगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एंड आई विल डिस्कस व्हेन, जब मैं सर्कल पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा तुम्हें कैसे ये इक्वेशन होती है। बट जब जस्ट मैं तुम्हें फिगर भी दिखाना चाहता हूं, जो मैंने फिगर शुरुआत में बनाई थी। अगर जैसी ये फिगर है ना पिंक कलर की, अगर मैं इसे कंटिन्यू करता हूं तो ये कुछ इसी टाइप का शेप बना रहा है, देखो दिख रहा है सबको, ये कंटिन्यू होते हुए क्या फॉर्म बना दे रहा है, दिस इज सर्कल। सर्कल। ठीक है बेटो, अब देखो कितना आसान सा काम है, बस मैंने सिर्फ तुम्हें प्रोसेस बता दिया, इस प्रोसेस को फॉलो करते रहो और जैसे फॉलो करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन सारी चीजें दिमाग में रखनी है कि क्या क्या चीजें मैंने बोली। स्टेप 1 में मैंने बोला कि पॉइंट जिसका लोकस निकालना उसे तो मान लो एच के। स्टेप 2 में क्या बोला, इंट्रोड्यूस पैरामीटर, मतलब एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करो या वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो। किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है कि वेरिएबिलिटी है क्या, इसने बोला ना कि लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट,
ए x1 y1, बट ए x1 y1 से पास होने वाली तो इन्फिनिटली मैनी लाइन हो सकती है, और वो स्लोप के ऊपर डिपेंड करेंगी, जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा या घटेगा आपकी लाइन बदलती रहेंगी, है ना। तो वो पैरामीटर क्या हो गया, स्लोप हो गया यहाँ पे। और स्टेप 3 में मैंने क्या कहा कि एलिमिनेट कर दो उस पैरामीटर को, किनका यूज करते हुए, जो गिवन कंडीशन दी हुई है। और चौथे वाले ने बोला कि जो आ गया एलिमिनेटर आपके पास, उस एलिमिनेटर में एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, बन गया लोकस ऑफ द पॉइंट। ये इसका प्रोसेस है। और जो हमने शुरुआत में पढ़ा, शुरुआत में जो मैंने डेफिनेशन तुम्हें बताई, उससे समझ में आ रहा होगा लोकस होता क्या है। लोकस इज अ पाथ या एक कर्व, जिस कर्व पे एक वेरिएबल पॉइंट मूव कर रहा है अंडर सम सर्टेन कंडीशंस, और यू में से कांस्टेंट। सर ये मतलब सर्कल का फॉर्मूला है, ये सर्कल का इक्वेशन है बेटा, हाँ इक्वेशन। ठीक है, बट हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन दो चीजें यार ध्यान रखो, मैं दो नोट लिख देता हूं इसे, ठीक है। अब जैसे ये है, कई लोग गलती करते हैं, मैं चाहूंगा नहीं कि वो गलती हो, बहुत आसानी से क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, ठीक है। जैसे मैंने ये देखा, दिस इज नोट 1 लिख लो, क्योंकि एलिमिनेट करते हुए जितने ज्यादा पैरामीटर रखोगे क्रिटिकल, उतना ज्यादा क्वेश्चन होता रहेगा। तो मैं चाहूंगा कम से कम पैरामीटर्स यूज करने हैं, जिससे एलिमिनेशन आसान हो। तो ये पहला नोट तो हम लोग यही लिख लेते हैं, नोट 1 क्या कि इसको लिख लो, ट्राई टू इंसर्ट मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। अब तुम सोच रहोगे सर कैसे, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल को तो मैंने तुम्हें बताया, एक और एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे तुमसे कोई बोले कि भाई एक वेरिएबल लाइन लिखो जो इंटरसेप्ट बनाती हो एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ सपोज मेरे पास एल है, तो तुम क्या लिखोगे, कितने पैरामीटर यूज करोगे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हो, बताओ बेटा। मैंने इसको बोला कि जो इंटरसेप्ट इसने लिया है ना एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसका लेंथ एल है, ठीक है। जैसे ये लिखा, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ intercept on axis, you may say intercept between axis L, इतना इंटरसेप्ट बना रही। तो इस लाइन, इस टाइप की जितनी लाइंस होगी उनकी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। अब तुम सबसे बड़ी गलती क्या करोगे कि तुमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया a,0 और यहाँ पे पॉइंट ले लिया 0,b, ठीक है, और तुम इक्वेशन लिख लोगे क्या, x अपॉन a प्लस y अपॉन b, दिस इज इक्वल टू 1। बट मैं काम क्या करना चाहूंगा कि मुझे देखो यहाँ पे दो पैरामीटर यूज हो रहे हैं, a और b, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि भाई मुझे l भी तो दिया हुआ है, उसका भी तो यूज करना है, तो मैं कम से कम पैरामीटर यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक एंगल ले लिया थीटा, और थीटा को एज ए पैरामीटर ट्रीट कर लिया, ठीक है। अब थीटा को पैरामीटर लिया, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, एल कॉस थीटा, और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, एल साइन थीटा। बच्चों समझ में आई मेरी बात, बताना। यस सर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, कितनी बन गई, दिस इज एक्स अपॉन एल कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन एल साइन थीटा। एल तो नोन वैल्यू है, सिर्फ एक पैरामीटर कौन सा यूज हुआ इक्वेशन में, कॉस थीटा, सॉरी थीटा। आई बात समझ में। तो कम से कम पैरामीटर्स को इंसर्ट करने की कोशिश करो, ये हमारा पहला नोट है जिसमें हम गलती करते हैं। अब नोट 2 लिख लेते हैं। नोट 2 में कि मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कि ध्यान में कुछ चीजें रखनी है। मतलब जब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो ये सिर्फ स्टेप फॉलो करने से काम नहीं बनेगा, करना क्या है, निकालना क्या है, वो चीज दिमाग में रखनी होगी। मतलब जो हमारे पास पॉइंट है ना, जिसको हम एच के मान रहे हैं, कोशिश करो कि लास्ट में वो एच के ही बच जाए हर जगह, बस। और सारे के सारे जो आपके पैरामीटर्स हैं यूज हो रहे इक्वेशन में, उनको आप एलिमिनेट करो सारी कंडीशन लगाने के बाद, कोई कंडीशन छोड़नी भी नहीं है अपने को, ठीक है। तो ये लिख लिया, ट्राई टू थिंक, मैं यार अपनी लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, तुम्हें
थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझ आएगा कि कैसे करना है. ट्राई टू थिंक द प्रॉब्लम, try to think the problem from angle of point locus of which to be found, जिसका लोकस अपने को निकालना है, उसको दिमाग में रखते हुए, मतलब उस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए. फ्रॉम एंगल ऑफ पॉइंट बोलने का मतलब वो नहीं कि मतलब पॉइंट का तो क्या ही एंगल होगा, लाइन का, दो लाइंस के बीच में एंगल होता है ना. मैं बोल रहा हूँ उसको देखते हुए, उसको दिमाग में रखते हुए अपने दिमाग में एक एंगल बनाना है कि यार इस पॉइंट के को लेके क्वेश्चन में हम क्या क्या सोच सकते हैं. ठीक है, उसको दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है. राइट. और ट्राई टू यूज ट्राई टू यूज द पॉइंट, मतलब जिसका हम लोग जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, एच मच एज पॉसिबल, एच मच एज पॉसिबल. देख लो मैंने पिछले वाले एग्जांपल में वही किया कि मैंने पॉइंट को सबसे ज्यादा यूज किया इस सेकंड इक्वेशन में भी, और जो पॉइंट लाई कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन में तो वहां से भी. तो मैंने किसको यूज किया, एच और के को बहुत ज्यादा यूज किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास सारी की सारी चीजें एच और के ऊपर ही आ जाए. ठीक है, और मैं सारे कॉन्स्टेंट्स, सारे पैरामीटर्स को एलिमिनेट भी कर दूं. ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बातें दोनों? बताना हाँ या ना. ठीक है, अरे भाई बोलो कुछ. यस. वेरी गुड. अब जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूं. दिस इज अगेन अ गुड एग्जांपल क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें कॉन्करेंसी सर एक बताया. बार थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए. हाँ, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस भी बताया था. तो कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस का यूज भी करने वाले हैं हम लोग. तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सही से सोचना कैसे अप्रोच करें. ठीक है, अब क्या होता है ना कि इतनी सारी चीजें लिखाने के बाद अब आप, यस सर. अब गुड हो गया. अब आपको क्या होता है ना कि बेटा इतनी सारी चीज लिखाने का रीजन क्या था कि मैं चाहता हूं एक ही प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारी चीजें दिमाग के अंदर क्लिक होनी शुरू हो जाए. क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारा कंटेंट होता है हम उतने ज्यादा मतलब डाइवर्ट हो जाते हैं चीजों को लेके. तो कंटेंट कम हो उससे क्या होता है फायदा कि आप प्रॉपरली फोकस्ड हो गए छोटी छोटी चीजों पे. और इसको समझना, मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं ये. एक तो मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स को इंसर्ट करवाना है, और प्रॉब्लम को सोचना ही लोकस के थ्रू है कि किस पॉइंट का लोकस निकालना, उस पॉइंट के थ्रू ही सोचना है. ठीक है ना. अब जैसे अगला क्वेश्चन मेरे पास है, द प्रॉब्लम इज दिस. ऐसे लिख लीजिए, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 are two straight lines. Two straight lines. ठीक है, they intersect at point A. They intersect at point capital A. ठीक है बेटा, दो लाइंस ले ली, वो दोनों लाइंस जो है ना वो पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, अब बोला नाउ अ वेरिएबल लाइन, नाउ अ वेरिएबल लाइन. वेरिएबल लाइन कहने का मतलब क्या, जिसकी लोकेशन बदल सकती है. ठीक है भाई, वेरिएबल लाइन बोलने का मतलब क्या हुआ, पॉइंट ए से पास होने वाली तो इन्फिनिटली मैनी लाइन होंगी. तो वेरिएबल लाइन बोलने का मतलब वो जितनी इन्फिनिटली मैनी लाइन है, जितनी पॉसिबिलिटी रख रही है, वो भाई पॉइंट ए से पास करती हुई चल रही है. तो उस टाइप की वेरिएबल फॉर्म जो लाइंस की आ रही है उसे हमने वेरिएबल लाइन बोल दिया. मतलब जो बदल रही है अपनी अपनी लोकेशन बार बार. ठीक है, तो मैंने बोला नाउ अ वेरिएबल लाइन, वेरिएबल लाइन थ्रू द पॉइंट ए, through the point A, intersect axis, intersect axis at B and C. ठीक है, then find the locus of, then find the locus of midpoint of BC, midpoint of
बी एंड सी। तो बी और सी के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट कीजिए। कैसे करें? क्वेश्चन समझ में आया ना? क्या कहा बेटा? बताना सब लोग। स्टेटमेंट तो समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन का सबको? अरे भाई हाँ या ना कुछ बोलो। बोल क्या रहा है? यस गुड। तो दिस इज अवर लाइन L1 सपोज, इसको मैंने मान लिया L1 लाइन, और ये वाली लाइन सपोज मेरे पास है L2। ठीक है। अब बोलता क्या है कि भाई ठीक है, ये पहले तो मैं एक प्लेन ड्रॉ कर दे रहा हूं। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है। दो लाइंस ले ली, स्ट्रेट लाइंस। एक लाइन ये ले ली, एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये ले ली। ठीक है, ऐसे। राइट। अब यहां पे पॉइंट ए आ गया इन दोनों के इंटरसेक्शन। ये वाली ले ली L1 और ये वाली ले ली L2। अब ए पॉइंट से पास होने वाली लाइन निकालनी है। तो ये लाइन सपोज थी, तो दिस लाइन। ठीक है। ये लाइन इंटरसेप्ट दे रही है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे बी और सी। ठीक है। इंटरसेक्शन का पॉइंट पता है, बी और सी सोचने हैं क्या होंगे। जो इनका जो मिड पॉइंट आया बेटा बी और सी का, ठीक है, यहां पे इस मिड पॉइंट का एम ले लिया सपोज मैंने इसे। इसका मुझे लोकस फाइंड आउट करना है। तो जिसका लोकस फाइंड आउट करना है उसे क्या मान लोगे? एच के मान लोगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? हाँ या ना बताना। यस ओके गुड। तो हमें इसका लोकस फाइंड आउट करना था, इसलिए मैंने इसे एच के मान लिया। अब इसे एच के मानने के बाद थोड़ा और सोचो। ठीक है। हम बी और सी के कोऑर्डिनेट अगर निकाल लें तो हमें इस ग्रीन लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। और बी और सी जो है उन पॉइंट्स का ही तो मिड पॉइंट है आपके पास ही। और मुझे बी के बारे में इंफॉर्मेशन पता है। क्या पता है? कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और ए के बारे में इंफॉर्मेशन पता है क्या? कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट। सी के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे। ठीक है। तो मुझे पता चला कि भाई एम इज मिड पॉइंट of BC. So this implies that H is equal to x coordinate of B point plus x coordinate of C point, and that divided by 2, as well as that K is equal to y coordinate of B point plus y coordinate of C point, this divided by 2। देखो कितना आसान हो गया। This implies that H is equal to XB। कितना आ रहा है वो तो ले लिया, सॉरी सपोज एक्स बी छोड़ दो, लेकिन एक्स सी तो कितना है? 0 है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट सी पॉइंट का 0 तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, एंड डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से मुझे एच का वैल्यू मिल गया। कितना मिल गया? सॉरी, एक्स बी का वैल्यू मिल गया। वो कितना मिल गया? 2h मिल गया। तो ये वाला पॉइंट बन गया 2h, 0। समझ में आई बच्चों बात? और सिमिलरली मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? k इज इक्वल टू वाई बी कितना है? 0। सॉरी, वाई बी तो निकालना है। हाँ, वाई भी 0 आ रहा है और वाई सी निकालना है। दिस डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से मुझे वाई सी मिल गया कितना? 2k। वाई सी का मतलब समझ रहे हो? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट कितना मिल गया? 0,2। अब जो लाइन मेरे पास ये बनी, जिसका जो वेरिएबल लाइन है, ठीक है ना, उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। इस लाइन का इक्वेशन कितना बन गया? इट्स इक्वेशन इज that is x upon 2h, sorry, x upon 2h plus y upon 2k, this is equal to 1 by intercept पर of हमें बी और सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चले? बेटा b x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0, c y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0। सर बट हमने ऐसे 2h और 2k क्यों लिया है फिर? तो भाई साहब वो सॉल्व किया ना यहाँ से, कि आपको पता है जो आपने मिड पॉइंट m लिया है वो मिड पॉइंट है ना b और c का। तो इसका सर हाँ, बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स बी। और सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स सी। तो एक्स बी प्लस एक्स सी डिवाइडेड बाई 2h के इक्वल होगा कि नहीं होगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से? अच्छा ओके सर, आ गया समझ। तो बेटा ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब तुम्हें पता है कि 3 लाइंस कॉन्करेंट है यहाँ पे। किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। ठीक है। ये जो लाइन थी, मैंने इस लाइन को सपोज एल मान लिया। इस लाइन को क्या मान लिया? एल लाइन मान लिया। अब मुझे दिख रहा है नाउ दैट L, L1 and L2 they are
concurrent line. Concurrent line. Right? They are concurrent line. अगर एक concurrent lines है तो मीट कर रही है इस पॉइंट पर. concurrent line के लिए कंडीशन क्या थी तुम्हें अगर याद आ रही है तो बताना. कंडीशन ये थी कि x का कोएफिशिएंट So 1 determinant is 0. हाँ डिटर्मिनेंट 0. वेरी गुड. और y का कोएफिशिएंट 1/2k -1 और ऐसे यहाँ से आ गया a1 b1 c1 और दूसरा क्या मिल गया a2 b2 c2. राइट? ये चीज निकल के आ गई. दिस इज इक्वल टू 0. कॉन्करेंट लाइन की कंडीशन इन तीनों के कोएफिशिएंट रखते थे और डिटर्मिनेंट को 0 कर देते थे. ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था. So along with this condition, this implies we can say 1/2h के रेस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकाल लो. कितना आ गया? दिस इज b1 c2 या वो जो तरीका मैंने तुम्हें बताया उसी को अप्लाई कर लो ना. 1/2h into b1 c2. b1 c2 upon 2h ये आ गया प्लस c1 a2 is divided by 2k माइनस a1 b2 माइनस प्लस हो जाएगा a2 b1 माइनस ये वाला फॉर्मेट बन गया बेटा a1 c2 दिस डिवाइडेड बाय 2k माइनस दूसरी कंडीशन मिल गई मुझे लास्ट. दिस इज b2 c1 दिस डिवाइडेड बाय 2h एंड दैट इज इक्वल टू 0. अब ये 2h वाली टर्म से एक साथ लिख लो, 2k वाली टर्म से एक साथ लिख लो और कांस्टेंट टर्म से एक साथ लिख लो. तो कितना बन जाएगा? दिस विल बिकम दैट इज b1 c2 minus b2 c1 this divided by 2h and this plus c1 a2 minus a1 c2 this divided by 2k and this plus a2 b1 minus a1 b2 this is equal to 0. That is our equation. अब लास्ट में क्या करते थे? जब पैरामीटर्स हट जाते थे सब कुछ तो फिर क्या करते थे हम लोग? h और k को इंटरचेंज कर देते थे x और y से. तो यहां से हमने इंटरचेंज कर दिया तो बोल दिया b1 c2 माइनस b2 c1 दिस डिवाइडेड बाय 2x दिस प्लस c1 a2 दिस माइनस a1 c2 दिस डिवाइडेड बाय 2y and this plus a2 b1 this minus a1 b2 this is equal to 0. This is locus of point hk. This is locus of point capital M which is hk which is midpoint of B and C. आई बच्चों बात समझ में? क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? कैसे सॉल्व किया बताना भाई. हाँ या Yes, sir. वेरी गुड. अरे भाई और लोग भी कुछ बताओ. बात क्लियर हुई यहाँ तक? यस सर. सर एक Yes, sir. सेकंड. Yes, sir. यस सर. गुड गुड. तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. लोकस मैंने तुम्हें बता दिया. अभी लोकस खत्म नहीं हो रहा. लोकस तो अब ये है कि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बार बार वर्ड यूज होता रहता है. मैंने 2 एग्जांपल दिए इसलिए दिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस को ऑप्ट करते हैं लोकस के. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे.